नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। आज हम इकाई 4 जिसका टॉपिक है गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण। तो ये आज हमारा ये टॉपिक है, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण। इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे कि गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। यानी जो साम्राज्य चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित किया गया और उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा जिसका खूब प्रसार और प्रचार हुआ और जो अपनी उत्कर्ष की चरम सीमा पर पहुंच गया, और इसके बाद स्कंदगुप्त भी एक योग्य शासक हुए और उन्होंने भी अपने विरासत में मिले साम्राज्य को संभाल के रखा, उसे छिन भिन होने से बचाया। और स्कंदगुप्त के समय एक शक्ति हुणों द्वारा जो आक्रमण किया गया, लेकिन इस बर्बर शक्ति का भी स्कंदगुप्त ने काफ़ी दृढ़ता से मुकाबला किया और उनको पराजित करके भारत से बाहर खदेड़ दिया। तो ऐसे योग्य शासक हुए गुप्त शासनकाल के दौरान। और गुप्त जो साम्राज्य था जिसका काफ़ी प्रसार हुआ, काफ़ी फैलाव हुआ, लेकिन वही गुप्त साम्राज्य जो चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त आदि महान शासकों के समय में अपनी उत्कर्ष की चरम सीमाओं पर पहुंच गया था, अपनी विस्तार की चरम सीमाओं पर पहुंच गया था, तो वही विशाल साम्राज्य जो है बाद में छिन भिन हो गया और आखिर में जाते जाते उनका पतन हो गया। तो इस विशाल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? आखिर ये विशाल साम्राज्य, इतना सुदृढ़ साम्राज्य आखिर पतन के कगार पर कैसे पहुंच गया, उसका कैसे पतन हुआ? तो इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि ऐसे प्रमुख कौन कौन से कारण थे जिनके कारण जो है गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, विघटन हुआ। तो ऐसे कारणों को हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो गुप्त साम्राज्य का कोई एक कारण नहीं था कि जिसके कारण जो गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया, और न ही कोई आकस्मिक कारण था, कोई अचानक ऐसा कोई कारण नहीं हुआ जिसके कारण जो है गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। अनेक विद्वान इतिहासकार ये मानते हैं कि कई ऐसे कारण थे जिसके कारण जो है गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। और उन कारणों में से कारण थे कि कौन कौन से कारण थे जिसके कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। तो पहला जो कारण माना जाता है इसके पतन का, वो माना जाता है बाह्य आक्रमण। तो गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारणों में से पहला कारण है बाह्य आक्रमण। गुप्त साम्राज्य पर बाह्य आक्रमण हुए और जिसके कारण इसका पतन हो गया। तो ये कारण भी माना जाता है कि जब स्कंदगुप्त शासक थे, हालांकि स्कंदगुप्त जो है योग्य, वीर और कुशल प्रशासक थे, तो उनके सामने सबसे पहले जो विदेशी ताकत जो हूण थे, जो बड़े ही मध्य एशिया के थे और बड़े ही बर्बर और क्रूर थे, तो उन्होंने जो है स्कंदगुप्त के शासनकाल के समय जो है भारत पर आक्रमण किया। लेकिन स्कंदगुप्त ने बड़ी वीरता के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ जो इनका मुकाबला किया और इन हूणों को जो है भारत से बाहर खदेड़ दिया। और लेकिन स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद जो इसके उत्तराधिकारी हुए, तो उस समय वो उत्तराधिकारी जो है बड़े कमजोर साबित हुए और इनकी कमजोरी का फायदा उठाकर कई आंतरिक विद्रोह होने लगे। और इस विद्रोह के कारण जो है गुप्त सत्ता काफ़ी दुर्बल हो गई, काफ़ी कमज़ोर हो गई। और इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए उन्होंने पुनः जो है इन पर आक्रमण कर दिया। और ये आक्रमण जो है भानुगुप्त और बालादित्य के शासनकाल के समय हुआ। और इन्होंने इसके जो हुणों ने जो आक्रमण किया, इनका जो शासक था हूण आक्रमण, तो इनका शासक था तोरमान। तो हूण नेता तोरमान ने जो है, जो बाद के उत्तराधिकारी हुए, स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी हुए, वह कमजोर थे, इसकी कमजोरी का लाभ उठाते हुए हूण तोरमान ने जो है इन पर आक्रमण कर दिया। हालांकि इनका मुकाबला किया गया और एरन नामक स्थान पर भानुगुप्त और तोरमान की सेनाओं के बीच में संघर्ष होता है, युद्ध होता है। और इस भीषण युद्ध में जो है भानुगुप्त का जो सेनापति था या सामंत था,
सामंत गोपराज। गोपराज जो था भानुगुप्त का सामंत गोपराज, यह इस युद्ध में मारा जाता है एरन नामक स्थान पर। एरन नामक स्थान पर जो है यह युद्ध होता है दोनों सेनाओं के बीच में, जिसमें सामंत गोपराज मारा जाता है। और उसके वीर गति प्राप्त होने के बाद जो गोपराज की पत्नी थी वह सती होती है, और इस सती होने का उल्लेख जो है एरन अभिलेख में मिलता है। और यह जो एरन अभिलेख है यह सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य माना जाता है। सती प्रथा, ये जो इस एरन का अभिलेख जो है वह, इसमें इस बात का उल्लेख है कि गोपराज की मृत्यु के बाद जो है उसकी पत्नी ने जो है उसके साथ सती हुई थी, तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय जो प्रमाण माना जाता है वो इस एरन अभिलेख को माना जाता है, जिस एरन नामक स्थान पर जो युद्ध हुआ था जिसमें सामंत गोपराज की मृत्यु हो गई थी या वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो ये बात थी। उसके बाद जो है भानुगुप्त भी इस युद्ध में, एरन के युद्ध में पराजित हुआ, क्योंकि इसका सामंत भी मारा गया और खुद भी पराजित हो गया। और हुणों ने पूर्वी मालवा पर अधिकार कर लिया। जो हुण शक्ति थी उन्होंने पूर्वी मालवा पर अधिकार कर लिया। और इसके साथ साथ मंजूश्री मूल कल्प जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है कि जो हुण थे उन्होंने पूर्वी मालवा पर तो अधिकार किया ही किया, लेकिन हुण जो है वो मगध तक भी आगे बढ़ गए थे। यह उल्लेख मंजूश्री मूल कल्प में मिलता है। भानुगुप्त के एरन जो अभिलेख है उसमें इसी सामंत गोपराज का मैंने बताया कि सती होने का उल्लेख मिलता है, जो पहला अभिलेख के साक्षी माना जाता है। उसके बाद 529-30 ईस्वी में 529-30 ईस्वी में भानुगुप्त ने फिर से अपनी सेनाओं का संगठन करके हुणों पर आक्रमण किया और हुणों को पुनः पराजित कर दिया। और इसके साथ साथ हुणों को पराजित तो किया, लेकिन पुनः वह अपनी गुप्त साम्राज्य की जो संगठन थी, जो शक्ति थी, उसको वापस राज शक्ति को संगठित नहीं कर सका, सुदृढ़ नहीं बना सका। और फिर जो है इसी आपसी संघर्षों के कारण, आंतरिक विद्रोह के कारण जो है गुप्त साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया, विघटित होता गया। और इसके साथ साथ हुण निरंतर आक्रमण करते रहे, और इन आक्रमणों के कारण जो है जो गुप्त शासन था उनका साम्राज्य की शक्ति को आघात लगा, और बार बार हुण आक्रमणों के कारण जो है गुप्त साम्राज्य कमज़ोर हो गया, दुर्बल हो गया। और फिर जो है इसकी नींव इतनी खोखली हो गई कि आखिर में जो है गुप्तों का पतन हो गया। तो इसका प्रमुख पहला कारण माना जाता है बाह्य आक्रमण, कि हुणों ने जो बार बार आक्रमण किए और जिसके कारण जो है गुप्त साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया, दुर्बल पड़ गया, और आखिर में जो पतन को कगार पर पहुंच गया। तो पहला कारण माना जाता है बाहर आक्रमण। दूसरा कारण जो माना जाता है गुप्तों के पतन का, वह माना जाता है, दूसरा जो कारण है वह माना जाता है कि आंतरिक दुर्बलता। आंतरिक दुर्बलता के अंदर जो गुप्तों के जो पूर्व शासक थे, चाहे चंद्रगुप्त प्रथम हो, समुद्रगुप्त हो, चंद्रगुप्त द्वितीय हो, या स्कंदगुप्त हो, आदि शासक जो है बड़े सूरवीर और योद्धा थे। उसने जो है काफ़ी अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया और साम्राज्य का प्रसार किया। और लेकिन जो बाद के जो शासक हुए, जो उनके स्कंदगुप्त के जो उत्तराधिकारी हुए, वह बड़े ही कमज़ोर उत्तराधिकारी थे। और स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों के समय जो है अनेक सामंतों ने विद्रोह भी कर दिया और प्रांतीय शासक भी स्वतंत्र होने लगे। तो इस प्रकार जो है आंतरिक कमजोरी का लाभ उठाकर उसका जो गुप्त साम्राज्य जो पहले इतना विस्तारित था, इतना संगठित था, वो छिन्न भिन्न होने लगा।
और दुर्बल शासक होने के कारण सामंत भी स्वतंत्र होने लगे, और इसके साथ साथ जो प्रांतीय शासक थे वह भी अपना स्वतंत्र आचरण करने लगे, और जिसके कारण जो है गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा। और इसके साथ साथ जो सेनापति भटारक था, भटारक ने जो है वह वल्लभी यानी कि सौराष्ट्र के भावनगर के पास अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी। जो सेनापति भटारक था उसने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी और मैत्रक वंश की नींव डाली। भटारक ने मैत्रक वंश की नींव डाली और उसके उत्तराधिकारियों ने गुप्त साम्राज्य से अपना हमेशा के लिए संबंध तोड़ दिया। इस तरह जो है वल्लभी भी गुप्त साम्राज्य से अलग हो गया, स्वतंत्र हो गया। और इसके साथ साथ इसी प्रकार जो एक सामंत था लक्ष्मण गुप्त, संभवतया 478 ईस्वी में उसने भी गुप्त सम्राट से संबंध विच्छेद कर लिए। और इसके अलावा सामंत परिव्राजक था, जो परिव्राजक था वह महाराज हस्तिन, जिसे कहा जाता है परिव्राजक यानी महाराज हस्तिन, वह भी एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करने लगा और वह अपने नाम से ही भूमि दान करने लगा और अपने नाम के भी सिक्के चलाने शुरू कर दिए, क्योंकि जो केंद्रीय नेतृत्व था वह बड़ा ही कमज़ोर था, क्योंकि गुप्त जो उत्तराधिकारी थे बड़े दुर्बल थे। तो इस कारण जो है सामंतों ने जो अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और अपने नाम के सिक्के भी चलाने प्रारंभ कर दिए और अपने नाम से भूमि दान करना भी प्रारंभ कर दिया। और इस प्रकार जो गुप्त साम्राज्य था वह आंतरिक कलह और विद्रोह का केंद्र बन गया, और इन आंतरिक विद्रोह और कलह से जो है गुप्त साम्राज्य बहुत ही दुर्बल पड़ गया, कमज़ोर पड़ गया, और इसी दुर्बलता का लाभ हुणों ने उठाया, आक्रमण किया और गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। तो इस समय इसके अलावा जो मालवा के शासक थे, मालवा राज यानी कि यशोवर्धन, उनका भी उदय होता है इसी समय, और उसने जो है हिमालय के प्रदेश से लेके पश्चिम में समुद्र तट तक जो है उनके क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। और अंतिम गुप्त सम्राट वज्र, जिसका नाम था वज्र, तो इस मालव राज यानी कि यशोधर्मन ने इसको पराजित किया। जो अंतिम गुप्त शासक थे वज्र, इनको यशोधर्मन ने इनको पराजित किया। और इसके अलावा कनौज के मोखरियों में भी एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। जो कनौज के मोखरी वंश के शासक थे या सामंत थे, उन्होंने भी अलग अपने वंश का या साम्राज्य की स्थापना कर ली, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। इसके अलावा जो बंगाल में गौड़ वंश थे, तो गौड़ वंश के शासकों ने भी अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, तथा दक्षिण में वाकाटक जो थे वह उन पर भी गुप्त साम्राज्य का प्रभाव खत्म हो गया, समाप्त हो गया, और गुप्त सम्राटों की शक्ति इतनी कमज़ोर हो गई, इतनी क्षीण हो गई कि वह पुनः अपनी शक्ति को संभल नहीं सके, और इसी दुर्बलता का लाभ शत्रुओं ने उठाया और गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया। तो इस प्रकार जो स्कंदगुप्त के बाद जो शासक बने, उत्तराधिकारी शासक बने, बड़े ही कमज़ोर हुए, जिसके शासनकाल के दौरान जो है काफ़ी आंतरिक विद्रोह हुए, और इस विद्रोह के कारण गुप्त साम्राज्य बड़ा दुर्बल और कमज़ोर पड़ गया, और इस कमजोरी का लाभ शत्रुओं ने उठाया, और जिसके कारण जो गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। तो दूसरा कारण जो माना जाता है वह माना जाता है आंतरिक दुर्बलता, और तीसरा जो कारण है वह है कुशल राष्ट्रनीति का अभाव। यह भी गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण था, क्योंकि जो पूर्व के जो शासक हुए, चाहे चंद्रगुप्त द्वितीय हो या समुद्रगुप्त हो, तो उन्होंने जो है अपनी राष्ट्रवादी नीति का बड़ी कुशलतापूर्वक प्रयोग किया कि जब समुद्रगुप्त ने दक्षिण के क्षेत्रों को भी जीता, क्योंकि दक्षिण काफ़ी दूर पड़ता था, लेकिन उस पर भी जब अधिकार किया तो उन्होंने बड़ी कुशलता से अपनी नीति का प्रचलन करते हुए, नीति का प्रयोग करते हुए उन्होंने जो है उनको दक्षिण का क्षेत्र जो है अपने साम्राज्य में प्रत्यक्ष विलय
नहीं किया, क्योंकि प्रत्यक्ष विलय करने से जो है काफ़ी समस्याएं पैदा हो सकती थी। उनको जो है देखभाल करना या उन पर नियंत्रण रखना क्योंकि दूर होने के कारण बड़ा कठिन था। तो अपनी कुशल बुद्धि का प्रयोग करते हुए उन क्षेत्रों को, जो दक्षिण के क्षेत्र जीते गए थे, उनको जो है अधीन बनाकर छोड़ दिया। तो इस प्रकार की नीति का पालन किया गया। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय, तो उसने भी काफ़ी जो महत्वपूर्ण शक्तियाँ थी उनसे मैत्री संबंध बनाए और वैवाहिक संबंध बनाए, जिससे जो है प्रमुख शक्तियों से अपने साम्राज्य पर आक्रमण का भय हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो इस नीति का प्रयोग किया गया। लेकिन जो बाद के जो उत्तराधिकारी हुए, उन्होंने जो है इस प्रकार की किसी नीति का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उसमें कुशलता की कमी थी। और इसी कुशलता की कमी के कारण जो है कई विद्रोह भी हुए और स्वतंत्र शासक भी बन गए, सामंत भी स्वतंत्र हो गए। और इसके साथ साथ जो विदेशियों से उन्होंने, जो पूर्व के शासकों ने संबंध बनाए थे, तो इन्होंने विदेशी शक्तियों से संबंध बनाने का भी प्रयास नहीं किया। और जो अपने पड़ोसी सीमांत राज्य थे उनके साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने में ये उत्तराधिकारी सफल नहीं हो पाए, और जिसके कारण जो है अनेक विद्रोह होते हैं या आक्रमण होते हैं। और इस प्रकार जो है कुशल राष्ट्र नीति के अभाव के कारण जो है इस गुप्त साम्राज्य का भी पतन हो जाता है, क्योंकि अपनी सीमाओं को वह सुरक्षित नहीं कर पाते हैं और न ही उनका योग्य कोई नेतृत्व होता है, जिसके कारण बाह्य आक्रमण होते हैं और आंतरिक विद्रोह भी होते हैं, और जो है इस पतन का कारण बन जाते हैं। जैसे ये उत्तराधिकारी कुमार गुप्त या स्कंदगुप्त आदि थे, उन्होंने जो नीति का अनुसरण किया था, तो अपने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने में कामयाब रहे, अपनी सीमाओं को जो है निश्चित रख पाए, और जो उत्तराधिकार में जो साम्राज्य मिला था उसे छिन्न भिन्न होने से बचाया। लेकिन जो बाद के जो उत्तराधिकारी हुए, उनमें जो है इस नीति के इस गुण का अभाव था, और इसी अभाव के कारण जो न वह तो इतने शक्तिशाली थे और न ही इस नीति निपुण थे, और इस शक्तिहीन और नीतिहीन होने के कारण जो है गुप्त साम्राज्य लड़खड़ाने लगा, और लड़खड़ाते हुए इसका पतन हो गया। तो तीसरा कारण था कुशल पर राष्ट्रनीति का अभाव। चौथा जो कारण माना जाता है वह माना जाता है निरंतर युद्ध। निरंतर युद्ध, क्योंकि जो गुप्त शासक थे वह उनकी साम्राज्यवादी नीति थी और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए हमेशा युद्धों में ही रत रहते थे, और अपने साम्राज्य विस्तार के कारण युद्ध लड़ते रहते थे, निरंतर युद्ध होते रहते थे। और इस निरंतर युद्धों के कारण जो उनकी आंतरिक संगठन व्यवस्था थी या आंतरिक जो व्यवस्था थी वह शिथिल हो गई, कमजोर पड़ गई। और इसके अलावा युद्धों में निरंतर लगे रहने के कारण जो अर्थव्यवस्था पर शासक ध्यान नहीं दे पाए, जिसके कारण अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, और इस अर्थव्यवस्था की कमजोरी के कारण जो है गुप्त साम्राज्य को बड़ा आघात लगा और वह पतन की ओर उन्मुख हुआ। तो इस प्रकार ये निरंतर युद्ध भी जो है वह गुप्त साम्राज्य के पतनों का कारण माना जाता है। पांचवा है सीमा रक्षा की अवहेलना करना। पांचवा जो कारण था वह था अवहेलना, क्योंकि इससे पूर्व के जो गुप्त शासक थे उन्होंने अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए योग्य, कुशल और बलशाली गोप्ताओं की नियुक्ति की, राज्यपालों की नियुक्ति की, जिससे जो है उनकी सीमाओं पर किसी बाहरी आक्रमण, अगर कोई बाहरी आक्रमण होता है तो उसका मुकाबला किया जा सके और अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन जो बाद के शासक हुए, जो उत्तराधिकारी हुए, वह जो है इस सीमाओं पर जो है उन्होंने ध्यान नहीं दिया, सीमाओं की रक्षाओं पर विशेष रूप से योग्य या बलशाली गोप्ताओं की नियुक्ति नहीं की, सीमाओं की रक्षा की उन्होंने अवहेलना की, और इस अवहेलना का लाभ जो है दुश्मनों ने उठाया, शत्रुओं ने उठाया, और उन पर जो है आक्रमण हुए, जैसे भानुगुप्त के समय हुणों ने आक्रमण किया। और यही कारण था कि, और इसके अलावा जब सीमांत क्षेत्रों पर इनका नियंत्रण नहीं रहा, कोई योग्य प्रशासक उनके द्वारा नियुक्त नहीं किया गया, तो जो सीमांत प्रांत के शासक
जो पहले नियुक्त किए गए थे वो भी स्वतंत्र होने का प्रयास करने लगे और स्वतंत्र होने लगे। और इस प्रकार धीरे धीरे जो है इस नीति की अवहेलना के कारण जो है गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न होता गया। और इसके अलावा और अंत में जो यशोधर्मन जो मालवा का शासक था उसने भी इस कमजोरी का लाभ उठाते हुए उसका आक्रमण किया, और यशोधर्मन के प्रहार के कारण या उनके आक्रमण के कारण भी जो है गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। तो प्रमुख कारण ये भी माना जाता है। इसके अलावा छठा जो कारण है वह माना जाता है, वह होता है बौद्ध धर्म का प्रभाव। बौद्ध धर्म का प्रभाव, क्योंकि बौद्ध धर्म प्रमुख रूप से अहिंसावादी धर्म था। इसमें हिंसा का निषेध था। तो जिस प्रकार अशोक महान ने विशाल साम्राज्य का नेतृत्व किया, महान कहलाए अनेक कार्यों के कारण, लेकिन उस के पतन के का कारण भी विद्वान इस बौद्ध धर्म या अहिंसा की नीति को मानते हैं, क्योंकि जब अहिंसा का नीति का पालन किया जाता है तो युद्ध नहीं होते हैं, और जब युद्ध नहीं होते हैं तो सेनाएं जो है उनका संचालन और सैन्य व्यवस्था जो है वह कमज़ोर पड़ जाती है, शिथिल पड़ जाती है, सैनिकों का उत्साह खत्म हो जाता है। और ऐसे समय में अगर जब कोई दुश्मन आक्रमण करता है तो सेना का मनोबल गिरा हुआ होता है, जिसके कारण वह मुकाबला नहीं कर पाती है। तो इसी प्रकार जब गुप्त वंश के जो प्रारंभिक शासक थे वो जो वैष्णव धर्म से संबंधित थे, जिन्होंने परम भागवत की उपाधियां धारण की, चाहे वो स्कंदगुप्त हो या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो, तो उस समय तक तो ठीक था, सेनाएं काफ़ी चुस्त दुरुस्त थी क्योंकि युद्ध होते रहते, निरंतर युद्ध चलते रहते थे। लेकिन जो स्कंदगुप्त के बाद के कुछ जो उत्तराधिकारी शासक बने, तो उन्होंने उन पर जो है विशेष रूप से बौद्ध धर्म का प्रभाव था, और इस प्रभाव के कारण जो है उन्होंने अहिंसा की नीति का पालन किया, और अहिंसा की नीति के पालन के कारण जो है इसका असर जो है वह साम्राज्य पर पड़ा, और इसके साथ साथ सेनाओं पर भी इसका असर पड़ा, क्योंकि सेना जो है नाकारा और निकम्मी होने लगी, आलसी होने लगी, और इसके साथ साथ जो सैनिक थे उनमें युद्ध के प्रति उत्साह खत्म हो गया। और इसके प्रकार जैसे बुद्धगुप्त और वज्रगुप्त जो अंतिम शासक हुए, वज्रगुप्त, वो उस पर जो है इस बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रभाव था, और उन्होंने जो है अपना बौद्ध धर्म अपना लिया, और बौद्ध धर्म के कारण अपना लेने के कारण जो है उन्होंने अहिंसावादी नीति को अपनाया, और जिसके कारण जो है सेना कमज़ोर हो गई और युद्ध करना उन्होंने बंद कर दिया, जिसके कारण कई आंतरिक विद्रोह हुए, और इसके साथ साथ जो प्रांतीय शासक थे जो इनके अधीन थे वो भी स्वतंत्र होना प्रारंभ हो गए, और इस प्रकार धीरे धीरे करते गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया, अंत हो गया। और सातवां कारण माना जाता है, इसके अलावा सातवां कारण माना जाता है सातवां कारण अयोग्य उत्तराधिकारी। अयोग्य उत्तराधिकारी यानी जो स्कंदगुप्त के बाद भानुगुप्त, बालादित्य आदि तक तो ठीक ठाक अच्छे उत्तराधिकारी हुए, जिन्होंने प्रशासन को संभाला और साम्राज्य की सुरक्षा भी अच्छी तरह से की। जैसे जो है भानुगुप्त नहीं, बालादित्य ने जो है तोरमान के पुत्र मिहिर कुल को जो है पराजित किया, और उसे बंदी भी बना लिया, लेकिन अपनी माँ के कहने पर उसको छोड़ दिया। तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि बाद के कुछ उत्तराधिकारी योग्य हुए, लेकिन उसके बाद जितने भी शासक बने, उत्तराधिकारी शासक बने, वह बड़े ही अयोग्य थे। उनमें किसी प्रकार की कोई योग्यता नहीं थी, न ही वह बहादुर थे और न ही उसमें किसी नीति निपुण की कोई कुशलता थी। तो इन अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण गुप्त साम्राज्य जो है धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हुआ, क्योंकि जब नेतृत्व, शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव होगा, कमज़ोर होगा, तो जो है चाहे वो आंतरिक शासन व्यवस्था हो या कोई बाह्य आक्रमण हो, तो उनका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो इन्हीं अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण जो है अनेक
अंदरूनी विद्रोह हुए, आंतरिक विद्रोह हुए, और इसके साथ साथ उन विद्रोहों के द्वारा जो है अनेक राज्य, अंदर के राज्य जो स्वतंत्र हो गए। इसके अलावा जो प्रांतीय जो शासक थे, अधीन शासक थे प्रांतीय, वो भी इन अयोग्य और कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण उनके प्रति कोई भय नहीं रहा, और उन्होंने जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और इस प्रकार विशाल गुप्त साम्राज्य जो है धीरे धीरे करते हुए पतन की ओर अग्रसर हो गया, और आखिर में उसका पतन हो गया। तो अयोग्य उत्तराधिकारी भी इसके पतन के कारण थे, जिनके कारण जो है गुप्त साम्राज्य का अंत हुआ या पतन हुआ। और अगला जो कारण माना जाता है वह माना जाता है उच्च पदों का आनुवांशिक होना। आनुवांशिक होना, जहां पहले गुप्त प्रशासन में किसी पद पर योग्य व्यक्ति का ही चयन किया जाता था, उसमें आनुवांशिकता का अभाव था। योग्यता देखकर ही पदों को आसीन किया जाता, चाहे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय हो, चाहे समुद्रगुप्त के समय हो, या स्कंदगुप्त के समय हो। तो पूर्व में जो है आनुवांशिकता का सिद्धांत नहीं था, व्यक्ति की योग्यता के अनुसार ही उसको पद दिया जाता था। लेकिन जो बाद के जो उत्तराधिकारी हुए, उन्होंने जो है उच्च पदों को आनुवांशिकता आधारित कर दिया, यानी जो उच्च पद पर आसीन है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस पद पर उसका पुत्र या भाई या दूसरा आनुवांशिकता के आधार पर जो है, चाहे वो योग्य हो चाहे वह अयोग्य हो, उसकी योग्यता का किसी प्रकार का कोई परीक्षण नहीं किया जाता था, परीक्षण नहीं किया जाता था, बिना जांचे परखे उसको जो है आनुवांशिकता के आधार पर उस पद को दिया जाता था। तो ऐसे जो उच्च अधिकारी जो आनुवांशिकता के सिद्धांत के अनुसार जो है वह उच्च पदों पर आसीन तो हो गए, लेकिन उन पदों की योग्यता उनके अंदर नहीं थी। तो इसी अयोग्यता के कारण जो है काफ़ी विद्रोह भी हुए, और धीरे धीरे करते, क्योंकि प्रशासन को संभालना इनके बस की बात नहीं थी, योग्य नहीं थे, तो ये उच्च पदों का आनुवांशिक होना भी गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है। तो इस प्रकार मूल रूप से हम बात करें तो अनेक ऐसे कारण थे जिनसे जो है गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया, जिसमें से जैसे का बात करें पहला कि बाह्य आक्रमण, जो हुणों ने निरंतर आक्रमण किए, जिसके कारण जो है गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। उसके बाद आंतरिक दुर्बलताएं, कमजोर शासक, जिसके कारण जो है आपसी मतभेद, और फिर जो है अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। इसके अलावा कुशल पर राष्ट्रनीति का अभाव, ये भी गुप्तों के पतन का कारण बना। उसके बाद निरंतर युद्ध, जो युद्ध चलते रहे साम्राज्यवादी नीति का अनुपालन करते हुए, तो निरंतर युद्धों के कारण जो है आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो गई, और इसी आर्थिक दुर्बलता का लाभ उठाते हुए अनेक जो है विदेशियों ने भी आक्रमण किया, जैसे हुणों ने आक्रमण किया। उसके अलावा आंतरिक विद्रोह भी हुए और प्रांतीय विद्रोह भी हुए, और प्रांतीय शासक भी स्वतंत्र हो गए। और इसके अलावा जो है सीमा रक्षाओं की अवहेलना करना, सीमाओं की जो है रक्षा करने की अवहेलना करना, इस नीति का जो पालन नहीं किया गया। हालांकि जब तक इस नीति का यानी कि सीमाओं की सुरक्षा दृढ़तापूर्वक की गई, तब तक जो गुप्त साम्राज्य बना रहा, उसकी स्थिति वैसी की वैसी बनी रही। लेकिन जैसे ही बाद के जो उत्तराधिकारी शासकों ने इस ओर ध्यान देना बंद कर दिया, तो जो सीमांत राज्य थे, जो अधीन थे, वो अब उन्होंने जो है उसकी कमजोरी का लाभ उठाते हुए स्वतंत्र हो गए। तो ये कारण भी जो है गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म का प्रभाव, जो बाद के जो गुप्त शासक हुए, उत्तराधिकारी शासक हुए, उन्होंने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया, और बौद्ध धर्म में विशेष रूप से अहिंसावादी नीति का पालन किया जाता है। तो जो है इसके कारण सेनाएं कमजोर शिथिल हो गई, और जिसका लाभ जो है शत्रुओं ने उठाया, और गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। इसके अलावा अयोग्य उत्तराधिकारी, जो बाद में जो शासक बने, जो उत्तराधिकारी रूप में शासक बने, वह अयोग्य थे, उनमें योग्यता नहीं थी, और अयोग्य होने के कारण जो है वह अपने प्रशासन को दृढ़ता से नहीं संभाल पाए। और इसके अलावा इसकी अयोग्यता का लाभ उठाकर जो आंतरिक और प्रांतीय जो विद्रोह हुए, जिन्होंने स्वतंत्र होने का प्रयास किया, तो ये अयोग्य होने के कारण उन विद्रोहों को दबा नहीं पाए, उनका दमन नहीं कर पाए, और अनेक
जो प्रांतीय राज्य थे वो स्वतंत्र हो गए। तो इस प्रकार गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। और 8वां तथा कारण वह था कि आनुवांशिक पद होना, उच्च पदों पर जो है वो आनुवांशिकता के सिद्धांत पर जो है उनको पद दिए गए। उनका किसी भी उच्च पद के लिए योग्यता निर्धारित नहीं की गई, योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया, और न ही व्यक्ति में योग्यता देखी गई कि वह उस पद के योग्य है भी या नहीं है। तो इस लापरवाही का कारण बना कि वह जो है विशाल साम्राज्य जो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त आदि के समय का जो शासन था, जो साम्राज्य था, वह धीरे धीरे करते हुए छिन्न भिन्न हो गया और आखिर में जो है वो पतन के कगार पर पहुंच गया। तो इस प्रकार ऐसे विद्वानों का मानना है कि किसी आकस्मिक घटना के कारण गुप्त साम्राज्य का जो है पतन नहीं हुआ। ऐसे अनेक कारण थे और फिर धीरे धीरे करते हुए गुप्त साम्राज्य का आखिर में पतन हो गया। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के ये थे प्रमुख कारण, जिनके कारण जो है गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। अगला टॉपिक अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।